हेलो एवरीवन, मैं हूं हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम आर्बिट्रेशन से एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जो है माध्यस्थम करार यानी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आपको एडीआर या आर्बिट्रेशन के हिंदी पेड नोट्स चाहिए या दूसरे जो भी लॉ से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं उनके हिंदी पेड नोट्स चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हो। इसके अलावा नोट्स के प्राइस भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे। साथ ही आप चाहो तो हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। माध्यस्थम करार यानी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। तो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था आर्बिट्रेशन के बारे में। उसमें हमने उसका मीनिंग, डेफिनेशन एंड काइंड्स ऑफ आर्बिट्रेशन के बारे में समझा था कि कितने टाइप्स के होते हैं। तो वो सारी चीज़ें हमने बहुत अच्छे से समझी थी। और इसके अलावा जो उससे पहले वाली वीडियो थी एडीआर पर थी, वैकल्पिक विवाद निवारण। तो अब ये हमारी थर्ड वीडियो है आर्बिट्रेशन पे, और इसमें हम समझने वाले हैं कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट क्या होता है। ठीक, तो ये चीज़ हमें ऐसे समझनी है जिससे कि एग्ज़ाम में हमारे अच्छे मार्क्स आ जाए। अब यहाँ पर जो माध्यस्थम करार है, जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है, वो बिल्कुल आर्बिट्रेशन की तरह ही हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको हमें देखना है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे कि इसकी डेफिनेशन कहाँ पर दी गई है, क्योंकि देखो कुछ जो भी लीगल प्रोविजंस दिए गए हैं वो हमें पता होने चाहिए। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि 1996 का जो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट है उसमें कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं, जिसके सेक्शन नंबर 2 के क्लॉज ए में दी गई थी आर्बिट्रेशन की डेफिनेशन, और क्लॉज बी में दी गई है यहाँ पर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट की डेफिनेशन। तो सबसे पहले इस एक्ट की ही बात करेंगे। माध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 के सेक्शन 2 के क्लॉज 2 में इसकी डेफिनेशन दी गई है और कहा गया है कि माध्यस्थम करार का मतलब है धारा 7 में किया गया कोई भी करार। यानी सेक्शन 7 में जो एग्रीमेंट किया गया है उसका ही मतलब होता है यहाँ पर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट से। अब यहाँ पे अगर हम इस डेफिनेशन को देखें तो इसमें ऐसा कुछ क्लियरली मेंशन नहीं हुआ है कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट किसे कहेंगे। यहाँ पर हमें अगर समझना है कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट किसे कहेंगे, उसके लिए हमें जाना होगा सेक्शन नंबर 7 पर। तो हम सीधा सेक्शन नंबर 7 को ही डिस्कस कर लेते हैं। तो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 का सेक्शन नंबर 7 ये बताता है कि किसे कहेंगे हम आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। ठीक, इसमें कई सारे सबसेक्शन दिए हुए हैं। इन सबसेक्शन को पढ़कर ही हमें समझ में आएगा कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट कैसा होगा, रिटिन में होगा या नहीं, साइन चाहिए या नहीं, और इसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे सबसेक्शन 1 की। ये कहता है कि माध्यस्थम करार यानी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट एक ऐसा एग्रीमेंट है जो पार्टीज़ के द्वारा उन सभी या कुछ विवादों को जो उनमें एक पारिभाषिक विधिक संबंध से उत्पन्न हुए हैं, मतलब उनके जो भी लीगल रिलेशनशिप है उससे उत्पन्न हुए हैं या हो सकते हैं, मतलब फ्यूचर में हो सकते हैं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्चुअल हो या ना हो, माध्यस्थम को प्रेषित किए जाने के लिए किया गया हो। अब यहाँ पे जब हम इस सबसेक्शन को पढ़ते हैं तो इसे पढ़ के हमें समझ में आता है कि जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है वो एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जो पार्टीज़ आपस में करती हैं, और वो भी किस लिए, अपने प्रेजेंट डिस्प्यूट के लिए या जो भी फ्यूचर में उनके बीच में डिस्प्यूट होंगे उसको सॉल्व करने के लिए, और साथ ही चाहे वो जो भी उनकी लीगल रिलेशनशिप हो उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए, चाहे वो कॉन्ट्रैक्चुअल हो या ना हो। तो यहाँ पे इतना समझ में हमें आया। यानी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का मतलब यहाँ पे उस एग्रीमेंट से है जो पार्टीज़ के बीच में किया जाता है, जिसमें पार्टीज़ ये डिसाइड करती हैं कि उनके बीच में जो भी विवाद है, अगर वो फ्यूचर में कोई विवाद होगा तो वो डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन को सौंप देंगी, और वो एक थर्ड पार्टी को चुनेंगे जो उस डिस्प्यूट पर अपना डिसीजन देगा, जिसे अवॉर्ड कहते हैं। ये बात मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आर्बिट्रेशन में जो भी डिसीजन आता है उसको अवॉर्ड कहते हैं। जैसे कोर्ट के जो डिसीजन देती है कोर्ट अपना, उसको हम जजमेंट कहते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे जो डिसीजन आता है उसको हम अवॉर्ड कहते हैं, और हिंदी में बोला जाता है पंचाट। सबसेक्शन 2 कहता है माध्यस्थम करार, यानी जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट में एक माध्यस्थम खंड यानी एक आर्बिट्रेशन क्लॉज के रूप में या एक अलग से एग्रीमेंट के रूप में हो सकता है। इसका मतलब ये है कि जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होता है वो या तो कॉन्ट्रैक्ट में ही पहले से पार्टीज़ ने आर्बिट्रेशन क्लॉज करके ऐड किया होगा, या फिर उसका एक अलग एग्रीमेंट भी पार्टीज़ बना सकती है। ठीक, ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट है माध्यस्थम करार लिखित में होगा।
कहने का मतलब क्या है कि जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है वो रिटन फॉर्म में होना चाहिए, ओरल आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट नहीं चलता है। ये बिल्कुल कंपलसरी है कि जो एग्रीमेंट होगा पार्टीज़ के बीच में वो रिटन में ही होगा। ठीक, रिटन में ही होगा, कंपलसरी है, लिखा हुआ है सबसेक्शन 3 में। सबसेक्शन 4 बात करता है माध्यस्थम करार लिखित है अगर उसमें ये चीज़ें शामिल हैं। अब ये हमें बताता है कि कब हम किसी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट को मानेंगे कि वो एक रिटन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है। तो राइटिंग में तो होना ही चाहिए, साथ ही कब उसको आप कहोगे कि वो रिटन में होगा, तो इसमें बताया गया है क्या क्या, देखो क्या बताया गया है कि पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित किया गया एक डॉक्यूमेंट, मतलब वो एक डॉक्यूमेंट में हो सकता है और दोनों पार्टीज़ के द्वारा साइन की गई हो, जो चाहे लेटर्स के फॉर्म में हो, है ना ये लिखा है देखो, चाहे लेटर के फॉर्म में हो, टेलीग्राम के फॉर्म में हो या किसी और फॉर्म में हो, मैसेजेस में हो सकता है, ईमेल्स में हो सकता है, या इस तरह के किसी भी फॉर्म में हो जिसे हमें पता चल जाए कि पार्टीज़ के बीच में एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बना है। तो अगर वो इस तरीके से है तो यहाँ पे हम मानेंगे कि हाँ ये जो है हमारा, ये क्या है, ये हमारा आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है। साथ ही इसमें और भी कुछ चीज़ें दी गई हैं, जैसे इसका क्लॉज नंबर सी कहता है कि दावों और प्रतिरक्षा के कथनों का आदान प्रदान, यानी अगर एक पार्टी ने अपनी प्लीडिंग में जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है उसके एग्जिस्टेंस की बात का जिक्र किया हो तो दूसरी पार्टी ने उस बात से अगर इनकार नहीं किया है तो भी ये माना जाएगा कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट जो है वो रिटन में ही है, मतलब वो राइटिंग में ही किया गया है। तो ये चीज़ें समझ आई कि कब उसको रिटन में माना जाएगा। अब आता है सबसेक्शन नंबर 5, क्या कहता है, आर्बिट्रेशन क्लॉज की बात करता है और कहता है कि माध्यस्थम खंड को शामिल करने वाले जो भी डॉक्यूमेंट है उनका कॉन्ट्रैक्ट में निर्देश एक माध्यस्थम करार का गठन करता है अगर संविदा लिखित में हो और निर्देश ऐसा हो कि वो जो क्लॉज है आर्बिट्रेशन का वो संविदा का भाग निरूपित करे। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में किसी डॉक्यूमेंट का जिक्र किया गया है या किसी डॉक्यूमेंट का रेफरेंस दिया गया है जिस डॉक्यूमेंट में आर्बिट्रेशन क्लॉज हो तो उस डॉक्यूमेंट को आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट माना जाएगा। लेकिन ये तब माना जाएगा जब वो कॉन्ट्रैक्ट रिटन में होगा और जो रेफरेंस किया गया है वो इस तरह का होगा कि जो भी आर्बिट्रेशन क्लॉज उस डॉक्यूमेंट में हो वो कॉन्ट्रैक्ट का ही रूप हो। तो सिंपल वर्ड्स में आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट एक ऐसा एग्रीमेंट होता है या एक ऐसा करार होता है जो दो या दो से ज़्यादा पार्टीज़ के बीच में होता है ताकि उनमें कोई भी किसी भी समय अपने प्रेजेंट या फ्यूचर डिस्प्यूट को सॉल्व कर सकते हैं, जिसके लिए वो एक थर्ड पर्सन को अपॉइंट करते हैं जो उस डिस्प्यूट पर अपना डिसीजन देता है और वो उस डिसीजन से बाइंडिंग होते हैं, दोनों पार्टीज़ बाइंडिंग होती है, यानी पार्टीज़ को उस डिसीजन को मानना होता है। बाइंडिंग का मतलब दोनों पार्टीज उस डिसीजन को मानेंगी और डिसीजन कहलाता है अवॉर्ड। तो यहाँ तक की चीज़ें आई होप क्लियर हो गई होंगी। अब बात कर लेते हैं आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के मेन असेंशियल्स की और साथ ही केस लॉस की। तो जब हम पूरा आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का हमने सेक्शन पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, तो अब हमें पता लग जाएगा कि इसके असेंशियल क्या निकल के आते हैं। तो यहाँ तक की चीज़ें तो हमें पता ही होनी चाहिए कि क्या क्या चीज़ें होती हैं यहाँ पर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के अंदर। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे दो पार्टीज़, सबसे पहले ज़रूरी चीज़ क्या है कि इसमें देखो दो पार्टीज़, देखो जब तक पार्टीज़ नहीं होंगी तो डिस्प्यूट का तो कोई मतलब ही नहीं है ना। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि देखो भाई कम से कम मिनिमम दो पार्टीज़ तो होनी चाहिए। तो ये इसकी पहली शर्त है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट की कि पार्टीज़ जो है वो दो हैं, क्योंकि दो लोग मिलकर ही कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं और जब वो कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे तो उसमें वो आर्बिट्रेशन क्लॉज भी डालते हैं कि भाई अगर हमारे बीच कोई डिस्प्यूट होगा तो हम उसको सॉल्व करेंगे फ्यूचर में आर्बिट्रेशन के माध्यम से। तो सबसे पहले पार्टीज़ होना ज़रूरी शर्त है। सेकंड चीज़ जो इसमें है वो है लिखित रूप में। जब हम पूरा, जैसे अभी हमने पढ़ा आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के बारे में, तो हमने दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़ देखी कि वो रिटन फॉर्म में होना चाहिए। सेकंड चीज़ रिटन फॉर्म में, क्योंकि रिटन में होना बहुत ज़रूरी है, ये कंपलसरी है और लिखा भी हुआ है ना कि हमेशा रिटन में ही होना चाहिए जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है। और यहाँ पे ये अगर रिटन में नहीं है तो सेक्शन 7 के हिसाब से वो वैलिड नहीं होगा, क्योंकि सेक्शन 7 में साफ लिखा हुआ है कि भाई रिटन में होना ज़रूरी है, ठीक है ना। और यहाँ पर ये इसकी सबसे ज़्यादा कंपलसरी चीज़ है। तो पार्टीज़ हो गई, दो पार्टीज़ हो गई। अब अगर वो कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगी या तो उसको रिटन फॉर्म में बनाएंगे और उसमें जो भी आर्बिट्रेशन क्लॉज डालेंगे, जो भी एग्रीमेंट बनाएंगी वो रिटन फॉर्म में बनाएंगी। तीसरी ज़रूरी चीज़ है डिस्प्यूट। अब अगर जब कोई डिस्प्यूट ही नहीं होगा तो फिर आर्बिट्रेशन क्लॉज को डालने का फ़ायदा क्या, या तो प्रेजेंट में डिस्प्यूट हो या फिर फ्यूचर में डिस्प्यूट हो। डिस्प्यूट कभी भी हो सकता है ना, चाहे तो आज के टाइम में हो पार्टीज़ के बीच में या फिर भविष्य में। तो वो चीज़ें, ये सब चीज़ें एग्रीमेंट में होनी चाहिए कि अगर हमारे बीच में कोई डिस्प्यूट होगा, दो पार्टी हैं या मान लो दो कंपनी है, ए और बी दो कंपनी है,
उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया, रिटन फॉर्म में बनाया, और वो कहती हैं कि अगर हमारे बीच में कोई भी डिस्प्यूट होगा तो हम उसको आर्बिट्रेशन से सॉल्व करेंगे। तो मेन मुद्दा क्या है, किस चीज़ को सॉल्व करना चाह रहे हैं, वो डिस्प्यूट को सॉल्व करना चाह रहे हैं। तो ये इसकी थर्ड एसेंशियल हम इसको मान सकते हैं। नेक्स्ट है वैध संविदा की शर्तें, असेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जो जिस तरीके से कोई भी व्यक्ति, मान लो दो पार्टीज़ हैं, वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाती हैं, तो उनका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कब होगा, जब वो सारी चीज़ें उसमें कॉन्ट्रैक्ट की डालेंगे, सारी शर्तें उसमें पूरी होंगी। इसी तरीके से आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में भी सारे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरी शर्तें होनी चाहिए, ठीक है ना। जो भी ज़रूरी शर्तें होती हैं कॉन्ट्रैक्ट की, वो सब इसमें होनी चाहिए। और पार्टीज़ के बीच में यहाँ पे एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट होगा, फिर पार्टी सेम चीज़ पर अग्री करती हों, है ना, सेम चीज़ पर सहमत होती हों कि हाँ हम ऐसा करेंगे, ठीक है ना। या पार्टीज़ का ये इंटेंशन होना चाहिए, तीसरी चीज़, कि उनके बीच में जो भी डिस्प्यूट है फ्यूचर में होगा वो उसे आर्बिट्रेशन से ही सॉल्व करेंगी, आर्बिट्रेशन को रेफ़र कर देंगी और फिर आर्बिट्रेशन के थ्रू ही उसको सॉल्व करने की उनकी मंशा है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये सारी चीज़ें इसमें होनी चाहिए। अब जो हमारी सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है केस लॉज। देखो केस लॉज जब हम पढ़ते हैं तो केस लॉज में हमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होती है कि भाई इस केस में क्या कहा कोर्ट ने। तो सबसे पहले केस है DVC बनाम KK कार 1974। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट में जो आर्बिट्रेशन क्लॉज डालती हैं पार्टी, वो उस कॉन्ट्रैक्ट के दूसरे क्लॉजेस से अलग होता है ना। कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारे क्लॉज पार्टी अगर मान लो डाल रही है, एक क्लॉज में कुछ लिख रही है, दूसरे क्लॉज में कुछ लिख रही है, तीसरे में कुछ लिख रही है, लेकिन अब उसने बनाया एक आर्बिट्रेशन क्लॉज, तो उस आर्बिट्रेशन क्लॉज जो होगा उसका वो अदर क्लॉजेस से अलग होता है। कोर्ट का ऐसा कहना है, क्योंकि ये पार्टीज़ के जो भी डिस्प्यूट होते हैं, जो भी मतभेद की स्थिति जो उत्पन्न होने की दशा में, उसका निपटारा करने के लिए आर्बिट्रेटर की व्यवस्था के लिए इसमें शामिल किया जाता है। क्यों बनाते हैं आर्बिट्रेशन क्लॉज पार्टी, ताकि कोई डिस्प्यूट हो तो उसको वो आर्बिट्रेशन से सॉल्व करें। इसीलिए पक्षकारों के बीच में एक दूसरे के प्रति यहाँ पे दायित्व नहीं डाला जा रहा है, मतलब एक दूसरे पे लाइबिलिटी ही नहीं डाली जा रही है। इसका मतलब ये है कि जो मेन कॉन्ट्रैक्ट है जो पार्टीज़ ने मिलकर बनाया है वो स्वयं में अवैध और विधि द्वारा निषेधित हो, मतलब अपने आप में अगर वो कॉन्ट्रैक्ट ही इलीगल है तो उसका आर्बिट्रेशन क्लॉज भी अवैध और शून्य होगा, ऐसा कोर्ट ने कहा। मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट ही आपका इलीगल है, कॉन्ट्रैक्ट ही आपका इनवैलिड है, तो आर्बिट्रेशन क्लॉज भी यहाँ पे इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि ये एक कॉन्ट्रैक्ट का ही पार्ट होता है, ऐसा कोर्ट ने इस केस में बोला। नेक्स्ट आता है गोपाल चंद वर्सेस मदन लाल 1990 का केस। अब इस वाले केस में क्या हुआ था, इस मामले में कोर्ट ने कहा था कि जो मौखिक करार, मतलब जो ओरल एग्रीमेंट्स होते हैं, उनको अमान्य ठहराया था कोर्ट ने। उन्होंने कहा था कि जो भी मौखिक प्रस्तुतिकरण होता है, जो भी ओरल प्रेजेंटेशन होता है, वो किसी भी मामले में आधार नहीं हो सकता। और वही चीज़ यहाँ पे आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के बारे में भी हुई है। मतलब जब साफ लिखा हुआ है सेक्शन 7 में कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट रिटन फॉर्म में होगा, तो वो राइटिंग में ही होना चाहिए। ओरल एग्रीमेंट यहाँ पे नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने कह दिया कि हम दो पार्टी हैं और वो कोर्ट में आके बोल रही हैं कि हमने आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट किया था, ऐसे ही किया था, रिटन में नहीं किया था, तो वो चीज़ यहाँ पे मान्य नहीं होगी। जो चीज़ लिखने में है वो लिखित में ही होनी चाहिए, ओरल यहाँ पे नहीं चलेगा। नेक्स्ट आता है थॉमसन प्रेस इंडिया लिमिटेड वर्सेस NCD दिल्ली 2000। ये 2000 का केस है। इस मामले में उड़ीसा हाई कोर्ट ने कहा कि माध्यस्थम करार के लिए जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होता है उसके लिए कोई भी सर्टेन फॉर्म तय नहीं किया गया है, मतलब कोई भी फिक्स ऐसा फॉर्म नहीं तय किया गया है, और ना ही ये ज़रूरी समझा गया है कि अगर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में जो आर्बिट्रेटर हैं वो शब्दों का प्रयोग अनिवार्य रूप से ही किया जाए। मतलब ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ पे लिखो कि आर्बिट्रेटर यहाँ पे अपॉइंट होगा, इस तरीके से कुछ यहाँ पे फॉर्म नहीं बताया गया है। जहाँ आर्बिट्रेशन क्लॉज को पढ़ने से ये क्लियर हो जाता है कि पार्टीज़ इस बात के लिए सहमत हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट का सब्जेक्ट मैटर है, जो उसकी विषय वस्तु है, उसके बारे में कोई अगर डिस्प्यूट होगा तो उसको आर्बिट्रेशन से सॉल्व किया जाएगा, तो इसे आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट ही माना जाएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट को रजिस्टर्ड भी कराओ, रजिस्ट्रेशन उसका कराने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा कोर्ट ने इस केस में बोला। तो तीनों ही केस काफ़ी इंपॉर्टेंट है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट से रिलेटेड, और ये जो टॉपिक था ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आर्बिट्रेशन का टॉपिक था उसी तरीके से आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का भी टॉपिक है, क्योंकि जब दो पार्टीज़ मिलके अपने डिस्प्यूट को सॉल्व करती हैं तो उसकी सबसे पहली सीढ़ी क्या होती है, सबसे पहले यही होती है, सबसे पहला स्टेप कि वो एक एग्रीमेंट बनाए। एग्रीमेंट बनाएंगे उसके बाद ही कुछ आगे होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमने देखी। तो ये हमारा थर्ड वीडियो है ADR पर और आर्बिट्रेशन के टॉपिक पर। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए।
इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।